Assalamu alaikum, sir, and a very warm welcome to Ignited Minds. Walaikum Today Assalam. we are privileged to have with us Saqib Rashid Dar, who has secured rank 10 in the recent results of JKS exam. Today's session aims to give us a glimpse into his journey, experience, insights that will inspire and help us in our journeys. I'll be asking a set of questions to our guest, and I hope this session will be very insightful and informative to all of us. First of all, I would like to thank our guest for taking the time to be with us today. Thank you so much, sir, for giving your valuable time and joining us here today. Before we begin, we would like to know more about you, sir. So kindly give us a brief description about yourself. आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए, सर. मेरा अपने बारे में तो ये कि मेरा नाम साकिब रशीद डार है. हम सोपोर से हैं, बट लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया हमें श्रीनगर से. इनिशियल स्कूलिंग सोपोर से हुई, फिर हम श्रीनगर आए. श्रीनगर में पहले मैंने वुडलैंड स्कूल वो सनवार में 1-2 साल पढ़ा. फिर मैं बर्नॉल स्कूल गया, 5th से 10th तक मैंने वहाँ पढ़ा. फिर 10th के बाद ये हुआ कि अब इंजीनियरिंग का वो हुआ, तो आईआईटी की तरफ वो उस वक्त थोड़ा था कि 1-2 फ्रेंड्स जा रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी आईआईटी की कोचिंग करूँ. तो फिर मैं कोटा राजस्थान चला गया, वहाँ 2 साल कोचिंग की, आईआईटी जेईई की. वहाँ से फिर आईआईटी तो नहीं हुआ फिर, बट मेरा वीआईटी हो गया था. तो मैंने अपनी इंजीनियरिंग वीआईटी वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेलोर तमिलनाडु से की. वहाँ मैंने बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में. मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद फिर जब लास्ट ईयर था तो ये डिसाइड था कि करना था कि कहाँ जाऊँ क्या नहीं करूँ. तो मैंने डिसाइड किया कि सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन करते हैं, तो मेरे को लगा यही बेस्ट है. बाकी ऑप्शंस भी इवैल्यूएट किए, तो उस हिसाब से मुझे लगा ये मैं यही करूँगा. तो फिर मैं उसके बाद प्रिपरेशन में लग गया. फिर उसके बाद मैं इसी में फाइनली आप आज केएस ऑफिसर है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह. सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपकी क्या स्ट्रैटेजीज़ थी. आप मतलब जब भी आपने इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर किया तो आपने क्या स्ट्रैटेजीज़ अपनाई, कौन सी स्ट्रैटेजीज़ आपने यूज़ की जो कि आज आप माशाल्लाह सक्सेसफुल केएस ऑफिसर बन गए. स्ट्रैटेजी तो ऐसा कुछ कोई उतनी मतलब कोई कंक्रीट स्ट्रैटेजी नहीं थी. स्ट्रैटेजी तो विद टाइम बनती गई. गलतियां की, कुछ पहले पता नहीं था, गलतियां की तो उससे इंसान थोड़ा रिफ़ाइन हो गया, तो अल्टीमेटली जो सही है वो पता चल गया. तो ऐसे ही तो मतलब यही था. पहले मतलब नेट से देखा गया, जो क्वालिफाई हुए थे उससे पहले उनसे थोड़ा उन्हीं से पता चला कि ऐसे कौन सी बुक्स, जैसे एनसीईआरटी पढ़नी होती है, ऑप्शनल का कैसे करना होता है, तो थोड़ा पहले उसी से हुआ. लेकिन उसमें भी फिर विद टाइम मतलब फ्रेंड्स थे आसपास, उनसे पूछ के, नेट से थोड़ी हेल्प लेके, किसी फैकल्टी से हेल्प लेके, तो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रैटेजी बनती गई. ऐसे कोई वो डेफिनेट स्ट्रैटेजी नहीं थी, वो ट्रायल एंड एरर से ही सब कुछ रहा है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सर, आप स्टडी मटेरियल्स के बारे में कुछ बताएंगे थोड़ा इलॉबरेट करके. हाँ. क्योंकि स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हम कहाँ से स्टार्ट करें. अगर हम पढ़े तो पहले क्या पढ़े, उसके बाद कैसे पढ़े. तो उन चीज़ों अब इसमें क्योंकि 3 स्टेज एग्ज़ाम है, सबसे पहले प्रीलिम्स हैं. प्रीलिम्स में आपके जो अगर सबसे पहले आई थिंक किसी को भी जो है जो इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको सिलेबस देखना पड़ेगा. सिलेबस में कुछ टॉपिक्स जो एरियाज़ हैं उनके लिए कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो यूजुअली एनसीईआरटीज़ हैं. तो एनसीईआरटीज़ में सबसे पहले जैसे आपका पॉलिटी है सब्जेक्ट, उसमें आपको लक्ष्मीकांत है, वो इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद आपका जैसे हिस्ट्री में 3 सेक्शंस हैं, एंशंट, मेडिवल और मॉडर्न. एंशंट में भी 11th क्लास की एनसीईआरटी आती है एंशंट हिस्ट्री की. मेडिवल में भी मेडिवल हिस्ट्री की एनसीईआरटी आती है. आई थिंक 11th क्लास और 12th क्लास, अब मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं, और मुझे ऑथर भी नहीं एग्जैक्टली याद आ रहा, हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ. तो 11th या 12th क्लास की वो कहते हैं, मतलब लोगों को पता रहता है, नेट पे भी देखते हैं. और ऐसे ही मॉडर्न हिस्ट्री की एक बिपिन चंद्रा एनसीईआरटी आती है. तो ये, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए और एक बुक आती है स्पेक्ट्रम ऑफ वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड, तो वो इम्पॉर्टेंट है. इसके बाद ज्योग्राफी हो गया. ज्योग्राफी में भी 11th-12th क्लास की जो एनसीईआरटीज़ है वो पढ़नी पड़ती है. इकोनॉमी में डिफरेंट सोर्सेज है, बट आई थिंक मैंने वो श्री राम आईएएस के नोट्स आते हैं, वो प्रिंटेड नोट्स आते हैं, उनके क्लास नोट्स, वो अच्छे रहते हैं. और काफ़ी लोग, वो मृणाल सर हैं एक, वो यूट्यूब पे उनके वीडियोस आते हैं या अनअकैडमी पे, वो भी अच्छा सोर्स है. तो इन दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं. ऐसे ही फिर एनवायरनमेंट हो गया, उसमें शंकर आईएएस आती है.
उसमें एनवायरनमेंट में एक सोर्स है, 12th क्लास की बायोलॉजी एनसीईआरटी है, उसमें एंड में कुछ 5-6 चैप्टर्स है, वो एनवायरनमेंट और इकोलॉजी रिलेटेड है, वो एक बेस बनाने के लिए वो भी अच्छी है। तो प्रीलिम्स के लिए तो मोरलेस मैंने यही सोर्सेज। हाँ, और एक आर्ट एंड कल्चर भी है, मुझे याद है, आर्ट एंड कल्चर में एक वो एनसीईआरटी आती है, इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट आई थिंक उसका नाम है, तो वो है। तो प्रीलिम्स के लिए मेनली यही सोर्सेज हैं। इसके बाद फिर मेंस आता है। मेंस में भी अब क्या है कि 4 पेपर होते हैं, जीएस 1 2 3 4 होता है। जीएस 1 थोड़ा हिस्ट्री और ज्योग्राफी होता है, उसमें वो सोशल इश्यूज होते हैं। जीएस 2 में पॉलिटी इंटरनेशनल रिलेशंस होता है। जीएस 3 इकोनॉमी रिलेटेड होता है या सिक्योरिटी होता है उसमें। जीएस 4 एथिक्स होता है। अब इसमें क्या किया कि मैंने जो मेंस का है उसमें मैंने ऐसे कोई स्टैंडर्ड बुक तो नहीं पढ़ी, बट ऐसे कि जो भी एक सिलेबस टॉपिक है वो उठा लिया, उस पर अपने नोट्स बना लिए, एक पेज या मैक्सिमम 2 पेज के। तो जैसे कोई भी इशू है, जैसे कोई भी टॉपिक है सिलेबस का, जैसे अर्बनाइजेशन हो गया या पॉपुलेशन इशू हो गया, तो ये टॉपिक उठाया, उसका सोर्स देखा नेट से। यूजुअली मैं जैसे विजन का एक आता है वैल्यू एडेड मटेरियल, उससे मैंने काफ़ी हेल्प ली है वो नोट्स बनाने में। आप किसी भी ऑनलाइन किसी भी इससे देख सकते हैं। फोरम आईएएस का भी एक मटेरियल आता है, या मे बी आजकल और कोई आता होगा। मैंने ज़्यादा विजन आईएएस से हेल्प लिए, तो उससे मैंने उठाया, जैसे कोई सिलेबस टॉपिक है उस पर नोट्स बनाए, उस टॉपिक से रिलेटेड क्या इश्यूज़ है, उस टॉपिक का क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, गवर्नमेंट स्टेप्स क्या है, ऐसे ऐसे मैंने हर एक जीएस 1 2 3 पे हर एक टॉपिक पे लगभग 1 पेज का नोट बनाया। इससे आपका क्या होता है कि एक बेस बन जाती है, एक बेसिक नॉलेज बन जाता है। तो ऐसे मैंने सारे 3 पेपर्स का किया। इसके बाद फिर एथिक्स आता है। एथिक्स में थोड़ा ये रहता है कि उसमें ज़्यादा मेरे हिसाब से कोई उतना नोट्स उतने इम्पॉर्टेंट नहीं रहते। उसमें यह है कि जो बेसिक एथिक्स में जो सिलेबस में मेंशन किए गए हैं वो वैल्यू, जैसे ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, हर एक पे आप थोड़ा एक नोट बनाएं, एक डेफिनेशन क्या होता है और कोई सिग्निफिकेंस उसकी, और उसमें एग्जांपल्स 1-2 रखें। तो ऐसे ही वो जो सारे हैं वहाँ पे जो कंसेप्ट दिए उनका ऐसे ही एक हाफ पेज का 1 पेज का नोट बना दे, बस ऐसे ही। तो ये हो गया बेसिक सिलेबस कवरेज मेंस का। मैंने ऐसे ही किया था। सर, स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं जब उनको अपना ऑप्शनल पेपर चुनना होता है, तो सर आप उस चीज़ के बारे में बताएं कि आपने अपना ऑप्शनल कैसे चुना। तो और एक स्टूडेंट को भी एडवाइस कीजिए कि जब वो एक ऑप्शनल चूज़ करे तो उनको क्या फैक्टर्स उस टाइम माइंड में रख के वो ऑप्शनल चूज़ करना है। जी बिल्कुल। ऑप्शनल तो थोड़ा रहता है ट्रिकी। ये मेरे साथ खुद का भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया तो उस वक्त बहुत ये था कि या तो ज्योग्राफी होता था या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता था, तो मुझे ज़्यादा पता भी नहीं था इन दो के अलावा। तो मैंने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया। तो जब मैंने फिर वो थोड़ा पढ़ा, मैंने कोचिंग भी ली थी उसकी, बट मैंने देखा 1-2 महीने के बाद मेरी इससे ना, मतलब आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विद इट ना। तो मैं मेंस के क्वेश्चन देखता था प्रीवियस ईयर, तो मुझे ऐसा लगता था मेरे से होंगे ही नहीं। तो फिर मैंने एक अटेम्प्ट के बाद मैंने फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ ही दिया। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया कि कौन सा ऑप्शन मेरे हिसाब से रहेगा। तो मैंने देखे 2-3 ऑप्शनल देखे, ज्योग्राफी देखा मैंने, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस ऐसे। तो फिर मुझे लगा कि एंथ्रोपोलॉजी ठीक रहेगा। तो मैंने, हाँ, तो मेरे हिसाब से इसमें ये है कि थोड़ा पहले आप पूछ लें लोगों से। पहले मैं थोड़ा, मतलब पता नहीं था मुझे उतना ज़्यादा, तो पहले आप अपने आप को वेल इन्फॉर्म रखें। आजकल तो इंटरनेट की हेल्प भी मिलती है, टॉपर्स के वो मिलते हैं। उसके बाद आप देखें भी, मतलब थोड़ा अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है 2 ऑप्शन के बीच में या इन 3 ऑप्शन के, आप थोड़ा पढ़ के देख लें आपके हिसाब, इंटरेस्ट के हिसाब से है कि नहीं है। आप थोड़ा पढ़ ले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें उस ऑप्शनल की, कि आपको लग रहा है ये मैं हैंडल कर पाऊंगी, ईजी हो रहा है मेरे लिए। तो ये 2-3, हाँ, इसमें वो भी देख सकते हैं कि मतलब कैसा स्कोरिंग रहता है। तो ये 2-3 चीज़ें देखनी चाहिए। थोड़ा अपने आप को रिसर्च करें थोड़ा, तो फिर आफ्टर ड्यू रिसर्च फिर आप यू रीच टू सम कंक्लूजन। थैंक यू सर। सर, मैं बिलीव करती हूँ कि हम बिलीव करते हैं कि जब भी कोई स्टूडेंट या कोई भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करता है, तो मे बी देयर आर मेनी हर्डल्स, चैलेंज उनकी उस जर्नी में आते रहते हैं। सो सर, हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं कि आपने कौन से चैलेंज फेस किए सर, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हाउ डिड यू ओवरकम देम। चैलेंजेस तो इसमें वैसे बट नेचुरल है, आएंगी। वो एग्ज़ाम इतना, मतलब एक तो लॉन्ग प्रोसेस है और कॉम्प्लेक्स है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतनी अनसर्टेनिटी है, 3 स्टेज एग्ज़ाम है, तो चैलेंजेस आएंगी। चाहे आजकल बच्चे बहुत सारा नेट पे देख लेते हैं उधर इधर से, दे वांट टू पहले से ही कि उनको एक वो
डेफिनेट रास्ता मिले, तो ऐसा कुछ है नहीं। चाहे आपको कितनी भी गाइडेंस मिले, यू विल कमिट मिस्टेक्स, दैट इज़ गिवन। तो बच्चों को इससे मतलब रेडी रहना चाहिए और इससे घबराना भी नहीं चाहिए। अब इसमें ये ओवरकम कैसे करें, ओवरकम आप ऐसे ही करेंगे कि आप यह है कि उतना आइसोलेशन में मत रहें। एक थोड़ा अपने पीयर्स के साथ डिस्कस करें, वो क्या कर रहे हैं, नेट से हेल्प लें, कोई यहाँ कोचिंग आते होंगे, एक फैकल्टी होगी, उनसे हेल्प लें। तो ऐसे ही चैलेंजेस ऐसे ही ओवरकम होंगे। पूरा प्रीवियस आपने कोई गलती की तो उससे इंसान सीखता है कि अच्छा ये नहीं करना है, दूसरा करना है। तो चैलेंजेस ऐसे ही ओवरकम होंगे, थोड़ा एक्सप्लोर करके ही, गलतियाँ करके ही होंगी वो। बिल्कुल, ट्रायल एंड एरर एज यू ऑलरेडी सेड। सर, आप कोई टिप्स देना चाहेंगे जो भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट है कि वो अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे इफ़ेक्टिवली मैनेज करे? क्योंकि स्टूडेंट्स कोई क्या करता है, कोई बोलता है हम 4 घंटे पढ़ने से क्वालिफाई होता है, कोई बोलता है नहीं 10 घंटे पढ़ने से क्वालिफाई होता है, कोई 12 आवर्स पढ़ता है, कोई तो बाहर भी नहीं निकलता है। तो मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइमिंग बहुत होता है। तो आप कोई टिप्स देना चाहते हो इस एस्पिरेंट्स को कि वो अपना टाइम कैसे इफ़ेक्टिवली मैनेज करे इसमें? इफ़ेक्टिवली टाइम मैनेज मेरे हिसाब से ऐसे होगा कि मतलब ज़्यादा आप वो वेवर ना करें, मतलब ज़्यादा मतलब थोड़ा एक फोकस्ड रहें। मतलब फोकस्ड रहने का मतलब ये है कि मतलब मतलब आप अगर देखेंगे बच्चे मतलब मोरलेस सारे टॉपर्स एक हिसाब से एक ही बात कह रहे होते हैं। तो वो जो पाथ है उसको फॉलो करें। मतलब जैसे एक चीज़ ये है कि जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी किताबें पढ़ने लगते हैं, तो मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा जो वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक बुक्स है बस उतना ही उसी तक महदूद रहे, तो उससे क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। जो 7-8 बुक्स हैं या जो डेफिनेट सोर्स स्टैंडर्ड सोर्स है बस वही पढ़ें, रिवाइज करें बार बार। उससे आपका ये होगा कि थोड़ा टाइम बच जाएगा। और जैसे दूसरी चीज़ ये होगी कि मतलब आप टाइम इसलिए भी वेस्ट होगा कि लोगों को पता नहीं क्या करना है। जैसे अपने आप को इवेलुएट करते रहें, टेस्ट देते रहें, MCQs करते रहें, उससे क्या होगा कि आपका जो है आप आहिस्ता आहिस्ता जो है यू विल फाइंड द राइट पाथ। और वंस यू बिगिन टू फाइंड द राइट पाथ, टाइम ऑटोमेटिकली वेस्ट होना बंद हो जाएगा। टाइम इसलिए वेस्ट होता है कि पीपल आर कन्फ्यूज, दे डोंट नो व्हाट टू डू। इसलिए टाइम मतलब कभी उधर जाता है, एक रास्ते पे लेता है, फिर कभी कोई दूसरे रास्ते पे है। तो थोड़ा इसमें यह है कि थोड़ा लोगों के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनसे भी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इसमें जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ती है, स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करने, वही करें, फोकस्ड रहें। और तो आई थिंक टाइम उससे बचना चाहिए। ओके सर। सर, कुछ एस्पिरेंट्स क्या होता है कि वाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम बहुत स्ट्रेस में भी आते हैं कुछ लोग। फॉर एग्जांपल कोई एक अटेम्प्ट दे दिया, उनका वो अटेम्प्ट नहीं हो गया तो एक स्ट्रेस लेवल डेवलप हो जाता है। सर, हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि अगर आपका कोई अटेम्प्ट नहीं हो गया तो आपने उस स्ट्रेस को और यहाँ की जर्नी तक आपने अपनी मोटिवेशन को कैसे बिल्कुल मेंटेन करके रखा अभी तक? स्ट्रेस तो होता ही है। मेरा तो काफ़ी मतलब थोड़ा लंबा रहा है क्योंकि मैं UPSC भी दे रहा था, उसमें 5-6 अटैम्प्ट दे दिए, KSB भी 1-2 अटैम्प्ट, 2-3 अटैम्प्ट लग गए। तो स्ट्रेस होता है। अब स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए ये कि थोड़ा आप जो है ज़्यादा एक हिसाब से पहले ही तो सबसे पहले ज़्यादा पर्सनली ना लें इस एग्ज़ाम को। कोई बात नहीं, मतलब यू कैन 2-3 अटैम्प्ट के बाद इफ़ यू थिंक इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, आप अदर ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट अगर इवन इफ़ यू वांट टू परसिस्ट विद दिस, तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए होगा कि आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, फ्रेंड कम्युनिकेट करें लोगों के साथ। डोंट मतलब अंदर ही दम घुट के मतलब अंदर ना रखें, उससे क्या होता है स्ट्रेस ज़्यादा एलिविएट हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। कम्युनिकेट विद योर पीयर्स, कम्युनिकेट विद योर पेरेंट्स, थोड़ा बीच में यू कैन टेक टाइम ऑफ, थोड़ा रिलैक्स कर लें। और मेरे हिसाब से थोड़ा मतलब ऊपर वाले पे भरोसा रखें, नमाज़ पढ़ें, इट विल हेल्प यू टू सूद, इट विल हेल्प यू टू काम। बिल्कुल सर, थैंक यू। सर, आप क्या कहना चाहते हो इसलिए कि आपको लगता है कि आर देयर एनी की क्वालिटीज़ कि किसी एक स्टूडेंट में होनी चाहिए तभी जाके वो सिविल सर्वेंट बन सकता है? नहीं, की क्वालिटीज़ तो हम क्या ही कह सकते हैं इसमें। ये कि मतलब आपने डिसाइड किया ही तो आप इसमें एफर्ट डालें, विद टाइम इंसान सीख लेता है। यू विल ऐसा नहीं है कि किसी में कोई क्वालिटी है तो बस वही कर सकता है, किसी में नहीं है तो वो नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट लाइक एनी अदर एग्ज़ाम। एक एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए एक डेफिनेट मेथड होता है। एक हाँ, अगर की क्वालिटी बोली जाए तो थोड़ा पेशेंस ज़रूर चाहिए इस एग्ज़ाम में। पेशेंस का ये है कि अगर आपको लगता है कि एक अटैम्प्ट के बाद नहीं हुआ
यू डोंट फील लाइक, तो पेशेंस थोड़ा होना One चाहिए। should be very हाँ। patient while preparing for this exam. सर, क्या ऐसे कोई मिसकॉन्सेप्ट्स है जो कि लोगों को कॉमनली है इस एग्ज़ाम के लिए या एक ऑफिसर के लिए? आपने कभी उस चीज़ को एक्सप्लोर किया कि कोई मिसकंसेप्शंस बहुत होते हैं, मतलब छोटे छोटे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। जैसे हर एक चीज़ें प्रीलिम्स के लिए, जैसे ये किताबें पढ़, जब इतनी सारी किताबें पढ़नी चाहिए, कोई बहुत सारी रेफरेंसेस पढ़ लेता है कि ये भी पढ़ना है, ऐसा नहीं है। मतलब जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स है बस वही पढ़नी है, उन्हीं को बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है। दूसरा मतलब इसमें बहुत सारी, क्योंकि अभी कितना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गया है ना, इंटरनेट से, यूट्यूब से, सोशल मीडिया से, तो उतनी ज़्यादा मिसकंसेप्शंस बढ़ेंगी। अब मिसकंसेप्शन को ओवरकम करने के लिए यू हैव टू गो, तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। फॉलो द जो प्रोसेस है, मेथड है जो है वो फॉलो करो आप। व्हेन यू एक्सप्लोर, जब आप इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे आपको खुद ही मतलब पता चलने लगेगा क्या सही है क्या गलत है। तो ज़्यादा सोशल मीडिया, नेट पे वो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड भी होता है। बहुत सारे जो इनफैक्ट फैकल्टी होते हैं जो यूट्यूब वीडियो, वो बहुत ओवर एग्जैजरेट करते हैं, तो इंसान को लगता है अच्छा मेरे को तो ये आएगा ही नहीं, तो मेरे से तो ये बस की बात नहीं है। तो इतना नहीं होता है। आप जस्ट फॉलो द जो मेथड है, जो फॉलो दी स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस, ये बुक्स फॉलो करो, टेस्ट दो, आंसर राइटिंग करो, यू विल सक्सीड इवेंचुअली। सर, एट लास्ट एनी एडवाइस यू वांट टू गिव टू सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के जो कि अभी इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आई थिंक जो प्रिपेयर कर रहे हैं इसमें, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है, किसी किसी का निकल जाता है जल्दी, बट बहुत सारों का नहीं निकलता। तो मेरा एडवाइस ये होगा, जस्ट रिलैक्स, ज़्यादा घबराएं नहीं। ये थोड़ा टाइम ले सकता है। ये एग्ज़ाम है ही ऐसा कि इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसमें आपको बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं, आप हर एक चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर होती हैं। तो इसमें ये कि आप रिलैक्स करें, हम भरोसा रखें। मेरे हिसाब से जो पर्सनली मैं जो एडवाइस करना चाहूँगा कि यू हैव ट्रस्ट, हैव योर फेथ इन गॉड, ट्रस्ट अल्लाह। सब कुछ ऐसा कोई चीज़ रैंडम नहीं हो रहा है, सब कुछ एक प्लान के हिसाब से हो रहा है, एक प्रॉपर टाइम पे सब कुछ हो जाएगा। रिलैक्स, ज़्यादा टेंशन ना लें, ऊपर वाला आपका ध्यान रख रहा है, आपके साथ कोई यूनिक चीज़ नहीं हो रही है। बहुत सारों को लगता है कि बस ये मेरे साथ ही हो रहा है, मेरी इतनी बदकिस्मती है, क्यों नहीं हो रहा, मेरे साथ ही इतना गलत हो रहा है, बाकी इतने अच्छे कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता, आपका ध्यान रखा जा रहा है, ऊपर वाला आपका ध्यान रख रहे हैं। तो जस्ट हैव फेथ और जस्ट अपना एफर्ट दें, एवरीथिंग विल बी रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, ज़्यादा पर्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच टू बी विद अस हियर। चलो, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। You're welcome, you're welcome, thank you.